क्योंकि बेटी बेटा एक ही होता है, जहाँ से बेटा है वहाँ से बेटी है। ऐसा दुनिया में जितनी भी पेरेंट्स हैं, हम तो सबको यही बोलना चाहेंगे कि बेटी जितना बेटा पे ध्यान देते हैं उतना बेटी पे भी ध्यान दिया दे। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, एक और पॉडकास्ट के साथ हम आपके अवेलेबल हैं। तो आज हमारे साथ आंचल जी है, जो लास्ट ईयर महाराष्ट्र की एग्ज़ाम दिए थे। उनका 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था, बट इन्होंने स्किप करके निमसेट में भी इनका बहुत अच्छा स्कोर आया। कितना स्कोर आया, कौन से एनआईटीज़ में है, सब चीज़ इन्हीं से जानने वाले। पूरा डिटेल में जो इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे आपने निमसेट क्रैक किया, फिर महाराष्ट्र सीटी के लिए कैसे फॉलो किया, किस पेपर पैटर्न को फॉलो किया, कितना मेहनत किया, दोनों एग्ज़ाम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट ईयर ये हमारे कैप प्रोसेस में भी जुड़ी थी, तो इनका परसेंटाइल बहुत अच्छा आने के बाद भी इन्होंने महाराष्ट्र स्किप करके जो है एनआईटी को प्रेफर किया। ऐसा क्यों किया, इन्हीं से जानेंगे, पूरा सब चीज़ जानेंगे। तो सॉरी, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना, तभी जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और क्या होता है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को एनआईटीज़ के बारे में नहीं पता होता है, निमसेट एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखना, आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय आंचल, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Morning Bhaiya, good morning everyone. My name is Aanchal Kumari. I am from Sahibganj, Jharkhand, and currently I am pursuing Master in Computer Application from NIT Bhopal, and I have secured 371 rank in NIMSET exam and also 98.85 percentile in Mahaset exam. This is all about me. And तो आंचल, आपका बैकग्राउंड क्या था? बीसीए बैकग्राउंड था या फिर नॉन सीएस बैकग्राउंड था आपका? आप अपने बारे में डिटेल में बताओ। मैंने बीएससी मैथमेटिक्स किया था, जो कि मेरा सेशन था 2020 से 2023। तो मैंने मतलब अपीयरिंग में ही एग्ज़ाम दिया था, तो क्लियर हो गया। अच्छा, अपीयरिंग में दिया था। तो कैसे पता चला कि एमसीए भी एग्ज़ाम होता है, एमसीए करना है, या फिर निमसेट के बारे में कहाँ से पता चला, महाराष्ट्र सीटी के बारे में कहाँ से पता चला, तो बताओ। मैंने 12th दिया था, उस टाइम पे जेई एडवांस दिया हुआ था। मैंने जेई एडवांस नहीं, जेई मेंस दिया हुआ था। तो बट इतनी अच्छी आई नहीं थी परसेंटाइल, तो फिर मैंने होप खो दिया कि अब तो आईआईटी आरआईटी में तो होगी नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब करें तो क्या करें, तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए बीएससी सोचा, अब आर्ट्स से करते हैं। तो मैंने आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया था बीएचयू का, तो वो मेरा निकल गया था बीएचयू का भी। बट वही था कि कोरोना चल रहा था और मुझे मेन कैंपस नहीं मिला था, मुझे कैंपस से बाहर मिला था, अलॉट हुआ था कॉलेज। साउथ कैंपस है, राजीव गांधी कैंपस। हाँ, तो उधर हुआ था मेरा। तो फिर एक फ्रेंड है, उसने कहा कि एमसीए कोर्स होता है, वो अच्छा है, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुमने बीएससी मैथमेटिक्स, मैंने यहाँ पे जो मेरा होम टाउन है वहाँ पे मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से अपना फॉर्म फिल किया हुआ था। तो बोली तुम यहाँ पे कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने निमसेट का पैटर्न देखा कि कैसा है, कौन सा क्वेश्चन पूछते, किस टाइप का, तो देखा 11-12 जैसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब इससे ही करते। उससे पहले मैंने 1 साल कंप्यूटर बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की थी कि लाइक, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट जंप आना इज़ डिफ़िकल्ट, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर किया। और फिर 2022 में मैंने इसके लिए निमसेट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, और फिर उसी से प्रिपेयर करते रहे। अच्छा, तो क्या आपका पैटर्न दोनों अलग अलग फॉलो करते थे? महाराष्ट्र सीईटी के बारे में कहाँ से पता चला कि पहले तो शायद आपका एग्ज़ाम महाराष्ट्र सीईटी का ही एग्ज़ाम हुआ होगा, उसके बाद निमसेट का ही? निमसेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो अराउंड, क्योंकि जुलाई में मैंने कोर्स लिया हुआ था, उसके बाद फिर नवंबर के टाइम मुझे पता चला कि महासेट एक एग्ज़ाम है, उससे महाराष्ट्र कॉलेज अलॉट होती है। तो फिर मैंने महाराष्ट्र कॉलेज के लिए अलॉटमेंट होगी, तो फिर मैंने सोचा वो कॉलेज भी अच्छा है, तो फिर उसके लिए भी एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम मार्च में होने वाली थी, तब तक मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया था, मतलब लगभग हो गया था, बस वो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट्स हुई नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो ये एग्ज़ाम दे देते। फिर मैंने फॉर्म फिल किया फरवरी में, और फिर अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। अच्छा। तो इस तरीके से आपको ये पता चला। हमारे बारे में कहाँ से पता चला? महाराष्ट्र का एग्ज़ाम दे रहे होगे, उस टाइम ही पता चला? हाँ, महाराष्ट्र का जब एग्ज़ाम देना था तो फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब स्क्रॉल किया था, मतलब उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कि कैसा पैटर्न है, क्या है, क्या मतलब थोड़ा पॉडकास्ट वगैरह भी देखा था, किस तरह से प्रिपेयर वगैरह करना था। तो फिर मुझे आपके बारे में पता चला था कि एमसीए ज्ञान है, उसमें ऐसे वीडियोज़ वगैरह मैंने देखा था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी थे जिससे मैंने प्रिपेयर भी किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको देखा था उसी टाइम पे, और फिर मैंने आपका वो एमसीए ज्ञान का कैप प्रोसेस था वो भी ज्वाइन किया हुआ था। वो मैंने बस निमसेट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद ही ज्वाइन किया था। अच्छा,
तो ये बता दो, महाराष्ट्र के कैंपसेस के बारे में तो मैं डिस्कस करता रहता हूँ, कॉलेजेस के बारे में मैं बताता ही रहता हूँ। एनआईटीज़ का कैंपस कैसा है, वहाँ के कल्चर्स कैसे हैं, जो सीनियर्स हैं वो कैसे हैं, पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट बता दो ताकि बच्चों को एक एम मिले कि एनआईटी कैंपस अच्छा होता है। तो बताओ एनआईटी कैंपस के बारे में। मुझे एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ था, तो मतलब एनआईटी भोपाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, ऑल तो वो पूरा ग्रीनरी है, तो काफ़ी मज़ा आता है कैंपस में। और फिर रही बात सीनियर्स की, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल है। जब हम लोग आए थे उसी टाइम पे उन्होंने गाइड किया था कैसे करना है, किधर से पढ़ना है, क्या करना है, मतलब उन्होंने एक अच्छी सी रूट दे दी थी, ऐसे बच्चे को भटकने नहीं पड़ता था कि क्या करे कैसे करे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब उनको जो पता चलता है वो हमें भी मतलब जल्दी से जल्दी पोस्टपोन करते हैं कि तुम लोग भी ऐसे करो, वो ज़्यादा अच्छा बेटर है। तो मतलब इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई से सब कुछ से काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। एनआईटी इसलिए तो एनआईटी मेंस के थ्रू नहीं होता है, जेई मेंस बच्चे देते हैं एग्ज़ाम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने एक और पॉडकास्ट लिया था, उनका भी सेम कंडीशन था, जेई मेंस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, फिर वो दूसरा रास्ता चुने, एमसीए के थ्रू एनआईटी क्रैक किए, एनआईटी सूरत कल से किए, अभी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हैं। उनका भी पॉडकास्ट जो है मैं डाल दूंगा, जाकर के वो भी आप देख सकते हो। तो इसलिए बच्चे एनआईटीज़ प्रेफर करते हैं। क्यों? निमसेट के एग्ज़ाम बहुत बच्चे देते हैं, बहुत सारा बच्चा देते हैं, हर एक एवरी ईयर जो इंक्रीज़ हो रहा है। निमसेट जो मेनली एमसीए करना चाहते हैं ना, उनका एक ड्रीम होता है कि हमें एनआईटी कॉलेज में मेरी निमसेट जो है वो क्रैक हो जाए। तो हम लोगों ने भी इस साल से एनआईटीज़ यानी निमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक होगा, आप जाकर के देखो, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। टॉप फैकल्टीज़ हम लोगों ने हायर कर रखा है, जो खुद 2-3 बार गेट क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि निमसेट का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ज़रूरी होती है मैथ्स। अभी मैं इनसे पूरी और सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा कमांड करनी है, कौन से टॉपिक्स पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो क्योंकि जो निमसेट का एग्जाम होता है शायद 600 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मार्क्स मैथ्स कवर करती है। तो सोच सकते हो बहुत बड़ा सिलेबस भी है और बहुत वास्ट भी है। तो उसको एक साल पूरा प्रॉपर दोगे तभी जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस है। तो चल आप ये बताओ, महाराष्ट्र सीईटी में आपका स्कोर तो पहले आ चुका था, निमसेट का स्कोर बाद में आया था, रैंक बाद में आया था। आपको महाराष्ट्र सीईटी का स्कोर पता चल गया था, आप हमसे जुड़े थे, मैंने बता भी दिया था कि आपको ये कॉलेज अलॉट होने वाला है। तो फिर आपका डिसीजन कैसे चेंज हुआ? फिर आपको ये डर नहीं लगा कि आप अगर ये कॉलेज छोड़ दोगे तो फिर अगर मेरा निमसेट में भी रैंक अच्छा नहीं आया, तो इस टाइप का जो कन्फ्यूज़न था वो तो आपके माइंड में आया ही होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले ही ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है महाराष्ट्र में सारा चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये इसे कैसे हैंडल किया? एक्चुअली महाराष्ट्र में मेरी रिज़ल्ट निमसेट एग्ज़ाम देने से पहले आ गई थी, तो परसेंटाइल काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे पता था कि कॉलेज तो मिल जाएगी अच्छी वाली। तो फिर मैंने निमसेट के एग्ज़ाम आने वाला था, मैंने निमसेट का एग्ज़ाम भी दे दिया। तो उस टाइम पे काफ़ी डर गई थी कि मुझे तो नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जो मेरे मार्क्स आया है, जो प्रीवियस ईयर जो इस टाइम मार्क्स आए होंगे, तो उसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार मार्क्स काफ़ी डाउन हुए हैं। तो फिर मुझे लगा तो होगा नहीं, तो फिर मैंने आपका कैब प्रोसेस ज्वाइन किया। फिर आपने बोला कि हाँ तुम्हें ये वाली कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अब महासेठ ही में ही चले जाते हैं, इसमें तो होने वाला है नहीं। फिर बाद में यूट्यूब से ही पता चला था कि काफ़ी मार्क्स काफ़ी लो जा रहे हैं, इस बार इतने कट ऑफ हाई नहीं है। तो फिर मेरा होप बना कि शायद मेरा निकल सकता है। तो फिर मैंने कैब प्रोसेस में जस्ट एनरोल तो कर दिया था मैंने अपने कैब प्रोसेस को, बट फिर कुछ दिन के बाद ही मेरा रैंक निकल आया। तो फिर मैंने स्विच कर दिया निमसेट मतलब एनआईटी में, क्योंकि एनआईटी भी ज़्यादा प्रेफर करेंगे रहते थे। हाँ, कोई भी स्टूडेंट जो एनआईटी प्रेफर करता है। तो हम लोग बहुत मतलब 8 से 9 मिनट तक सिर्फ एनआईटी और निमसेट के बारे में बता रहे हैं। तो एक बार आप डिटेल में बता दो कि निमसेट एग्ज़ाम होता क्या है, कौन कौन लोग इसे दे सकते हैं। एक बार डिटेल में बता दो निमसेट एग्ज़ाम होता क्या है। निमसेट एग्ज़ाम एमसीए कोर्स के लिए होता है। एमसीए मास्टर डिग्री कोर्स है, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप कर सकते हैं। और IIT जेई जिसका नहीं होता है, तो वो ये एक अच्छा रास्ता है कि हम अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं, जो मतलब NITs में एमसीए करना चाहते हैं। तो और इसको दे सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स, जो भी बीएससी मैथमेटिक्स करे वो दे सकते हैं, बीएससी फिजिक्स भी दे सकते हैं, और बाकी BCA वाले लोग दे सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज के लोग देते हैं एग्ज़ाम।
तो निमसेट के थ्रू आपको जो है वो टॉप के NITs कॉलेज, मतलब जो NITs कॉलेज होते हैं टायर 1 लेवल में, ये सब आते हैं। IITs के बाद जो NITs आते हैं, तो आपको वहाँ पे MCA करने का मौका मिलता है। और जब आप वहाँ से MCA करते हो, अभी भी MCA 3 इयर्स का है NITs में, तो ये मिथ मत रखना कि जो है नॉर्मल कॉलेजेस में 2 साल का है तो NITs में भी 2 साल का होगा। 2 साल का नहीं है, अभी भी जो है NITs में 3 साल की MCA होती है। तो 3 साल आपको पूरा ट्रेंड किया जाएगा। 3 साल सेकेंड ईयर के बाद से जो आप प्लेसमेंट्स आना स्टार्ट होती है, कंपनी आना स्टार्ट होती है। तो एक बार आप बता दो NIT भोपाल का प्लेसमेंट सिनेरियो क्या रहा है 2024 में, कितने स्टूडेंट्स जो है वो अभी तक प्लेस्ड हो चुके हैं, कुछ एक रफ आइडिया दे दो, क्योंकि रिसेशन भी चल रहा है अभी। तो रिसेशन भी चल रहा है, ऑल्दो प्लेसमेंट ठीक जा रही है, रिसेशन तो काफ़ी ज़्यादा हाई है इस बार, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से जितने पहले हो रहे थे उतने अब कम हो रहा है। बट हाँ, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट हुई है इस बार हमारे 2024 बैच की। प्लेसमेंट में कोई इशू नहीं आ रही है? ऑल्दो नहीं, इतनी इशू नहीं आ रही, इशू आ रही है बट इतनी इशू नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी मतलब प्लेसमेंट आ रही है कंटिन्यू। अच्छा, तो अब आते हैं थोड़ा सा फीस के ऊपर आ जाते हैं। NITs में आपका 3 साल में कितना टोटल फीस लग रही है विथ हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप ओवरऑल फीस बता दो एक बार जनरल कैटेगरी के लिए। ऑल्दो 4 लाख, ऑल्दो 4 लाख जी। 4 लाख पूरे 3 इयर्स के लिए हॉस्टल इंक्लूड है या फिर सिर्फ? हॉस्टल इंक्लूड, विद हॉस्टल इंक्लूड। 4 लाख के आसपास आपके जो है टोटल फीस दोनों इंक्लूड करके रफली 4 लाख। 4 लाख के आसपास आपके जो है फीस लगने वाली है। तो देख लेना, वेरी करता है, NITs टू NITs वेरी करता है। फिर अगर आप कैटेगरीज वाइज हो तो कैटेगरी में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। और अभी आप लोन वगैरह जब जो पूछते हैं ना लोन, तो लोन के लिए बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। आप NIT कॉलेज में जाते हो तो लोन आपको ईजिली मिल जाता है। तो निमसेट एग्ज़ाम देने में बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है। तो हम लोग धीरे धीरे और निमसेट पे जोर डालेंगे। अब वीडियोस जो है निमसेट के ऊपर भी बहुत सारी आने वाली है, तो चैनल में बने रहना अगर आप नए हो तो। आंचल, एक बार आप प्रिपरेशन प्लान बता दो, क्योंकि 8 जून को एग्ज़ाम होने वाला है निमसेट का, निमसेट 2024। तो अभी इस टाइम पे आपने क्या किया था, आप जो ये बच्चे देख रहे होंगे उनको एक बार गाइड कर दो कि इस टाइम क्या करें, उसके बाद जो है पूरा डिटेल में प्रिपरेशन प्लान पे चर्चा करेंगे। इस टाइम क्या करे बच्चे, जो 8 जून को पेपर होने वाला है, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन बचे हुए हैं। हाँ, इस टाइम पे बस रिवाइज करनी है जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी हमने प्रिपरेशन किया इतने टाइम से, जो भी नोट्स बनाया है, जो भी क्वेश्चंस है जो कि थोड़े डिफ़िकल्ट है, वो सब जो भी एक प्रॉपर नोट्स बनते हैं, तो उस नोट्स को बस रिवाइज करना है। और डे बाय डे, और जिस टाइम पे एग्ज़ाम होने वाली, लाइक मेरी एग्ज़ाम 9 to 11 थी, तो उस टाइम पे मैंने मतलब पार्टिकुलरली मैंने 1 मंथ से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था कि उसी टाइम पे टेस्ट देनी है। एक नहीं, ऐसे डेली मैं 3 टेस्ट देती थी, बट एक टेस्ट तो देनी है और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। और इतने दिन में जितने भी टेस्ट दिए उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस सबको एनालाइज करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमने टेस्ट दिए या प्रीवियस ईयर के टेस्ट, अभी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस डिट्टो आ जाते हैं, सेम टू सेम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि बस अब रिवाइज करनी, कोई न्यू कंसेप्ट तो पढ़ना ही नहीं है। तो इस टाइम पे सिर्फ मैंने भी बताया है, हर एक बार बताया है कि सिर्फ जो लास्ट मिनट होता है, जितना मॉक दिया है आपने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे सकते हो बस रिवाइज करो, जितना मॉक एनालिसिस करो। क्योंकि मॉक देना ये सिर्फ बोलने में इजी लगता है। एक मॉक टेस्ट देते हो ना, पूरा सब्जेक्ट जो है, पूरा सारा चीज़ आपका रिवाइज हो रहा होता है, क्योंकि सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होते हैं, तो सारे चैप्टर्स रिवाइज हो रहे होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है इस टाइम पर सिर्फ मॉक दो और एनालिसिस करो। जितना दिन 2 घंटे का मॉक दे रहे हो तो आप 4 से 5 घंटे उसको एनालिसिस में टाइम दो, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस में टाइम दो। उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। जो आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं, जो आपके रिकॉल नहीं हो रहे, सारे चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जर्नी कैसा रहा, ओवरऑल प्रिपरेशन बता दो। जब शुरू से जब आपने स्टार्ट किया था तो आपका दिन कैसे चलता था, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे, कितना ओवरऑल टाइम को कैसे मैनेज करते थे। फिर जब आप डिमोटिवेट होते थे, क्योंकि एक प्रिपरेशन जर्नी में हर टाइम तो आप मोटिवेट रह नहीं सकते हो, तो डिमोटिवेट भी फील होता होगा कभी कभी, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे कि अब नहीं हो रहा, तो क्या आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया? तो जो बच्चे सोचते हैं ना अब नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दूंगा, अब नहीं होगा मेरे से, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? मैंने जुलाई से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और द स्टार्टिंग डेज ऐसे अब डेली थोड़ा करके आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन में ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दी कि बहुत सारा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मैंने ऐसे ही स्टार्टिंग से 1 घंटा 2 घंटा ऐसे स्टार्ट करते रहा था।
और फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे मतलब चैप्टर वाइज चला। जैसे मैट्रिक्स पढ़ रही हूँ तो पूरा मैट्रिक्स कंप्लीट किया, वेक्टर कंप्लीट किया, कोऑर्डिनेट से तो कोऑर्डिनेट कंप्लीट किया। इस तरह करके धीरे धीरे अपने टाइम को भी आगे बढ़ाया कि हाँ इस चैप्टर पे इतने देने इतने देने। इस तरह से करते करते मैंने फरवरी तक में अपने पूरे सिलेबस कंप्लीट कर दिए। और इस विषय में काफ़ी डिमोटिवेट हुई, अब मुझे नहीं हो रहा है, अब मुझसे नहीं होगा। और जब ये होता था तो मेरे पेरेंट्स हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब वो हमारे मतलब ऐसे सपोर्ट सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते थे। और फिर मैं भी सोचती थी कि मैंने स्टार्ट ही क्यों किया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहता था कि मैंने वो जो स्टेप लिया है जुलाई में, वो मैंने स्टेप लिया ही क्यों है, जब मुझे बीच में छोड़ना था। तो वो सब चीज़ें सोच के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती थी। फिर मैं फिर से बैक टू द वर्क, सेम पढ़ाई करना डेली ऐसे करते करते फिर मैंने फरवरी तक में लगभग सिलेबस कंप्लीट किए थे। तो उसके बाद फिर मैंने महासेट के एग्ज़ाम था, तो फिर मैंने महासेट के लिए तैयारी की थी, क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे छूट गए थे, लाइक कैलकुलस और कोऑर्डिनेट्स लगभग छूट गए थे। तो फिर मैंने उसको देखा ही नहीं, क्योंकि जो मेरे पुराने कंसेप्ट थे मैं उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही थी, तो मैंने उसको ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था। फिर मैंने जब महासेट के एग्ज़ाम हो गए तब फिर मैंने वो दोनों को थोड़ा थोड़ा देखा। लाइक इतनी अच्छी नहीं थी मेरी कैलकुलस कोऑर्डिनेट, पर मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया जितना भी हो सका। उसके बाद फिर डेली मॉक टेस्ट देना था। अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल मिड से, कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो फिर मैंने डेली एक मॉक टेस्ट दिया। फिर मैंने उस क्वेश्चन को एनालाइज़ किया कि क्या गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। और एक क्वेश्चन को मैंने एक तरह से नहीं 2-3 तरह से बनाते थे, इसकी वजह से कॉन्सेप्ट अच्छी खासी बिल्ड हो गई थी। और ऐसा क्वेश्चन होता है लाइक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, तो वो शॉर्टकट से ही बनते हैं, तो वो सारी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाती है। तो उसी तरह मैंने डेली, सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं डेली मॉक टेस्ट देती थी और सारे क्वेश्चंस एनालाइज करती थी। और इस तरह मैंने अपने मॉक टेस्ट को 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, और मैक्सिमम 6 तक गया था। एक दिन में मैक्सिमम 6 तक मॉक टेस्ट देती थी और उसका एनालिसिस भी करती थी। और 6 तक जाने का रीज़न था, 6 मॉक टेस्ट सोचो बहुत होती है। हाँ, तो उसका रीज़न था क्योंकि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे तो गलतियाँ कम होती थी, तो एनालाइज करने में थोड़ा टाइम कम लगता था, तो इस वजह से वो एक्सटेंड हो गया था। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास हो रही थी तो आई थिंक मैक्स टू मैक्स 10 to 12 आवर्स चले ही जाते थे पढ़ाई में। तो सोच रहे हो 10 से 12 आवर्स, मतलब आप जब शुरू में जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, तो हो सकता है आपके टाइम लगेगा, आपको आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। उस टाइम पे आपको स्किप नहीं करना है, बस लगे रहना। जब भी डिमोटिवेट फील हो, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, लगे रहो, एक ना एक टाइम में आने लगेंगे। इनके साथ भी सेम सिचुएशन थी। तो सोचो आज अगर आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो 1 महीने बाद आप 2 से 3 मॉक 6 मॉक टेस्ट भी पर डे दे सकते हो। तो इसलिए शुरू में नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, देखो, प्रैक्टिस करो, सीखो, एनालिसिस करो, फिर जो है आप मैदान में उतरो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। तो निमसेट हो गया, महाराष्ट्र CET हो गया, इसके अलावा आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिए थे क्या? एग्ज़ाम और दिए थे, CET के एग्ज़ाम दिया था मैंने, जो कि निमसेट के साथ 4 to 5 डेज़ पहले ही था। तो CUET, निमसेट, जामिया, ये सब सारे का जो है कोर्स, सब चीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। जितने भी MC एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट हो गया, सभी चीज़, तो जा करके एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो आंचल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक बार ये बता दो कि हमसे कितना हेल्प हुआ था कैप प्रोसेस में, क्योंकि महाराष्ट्र में जब जाते हैं ना बच्चे, तो OMS वाले को बहुत कुछ ज़्यादा कुछ पता होती नहीं है। तो कितना हम लोगों से सपोर्ट मिला था MC ज्ञान के थ्रू, आपको क्या बेनिफिट मिला था? नहीं लिए एडमिशन कोई बात नहीं, बट कैप प्रोसेस में तो एनरोल किए थे, तो क्या मिला बेनिफिट, ये बता दो। जब मैंने महासेट एग्ज़ाम दिया था उसमें काफ़ी सारी कॉलेजेस थी, मतलब उसको लिस्ट आउट करना कि कौन सा बेटर है वो थोड़ा टफ था। तो इसकी वजह से मैंने कैप प्रोसेस लिया था, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम कम हुई कि कौन सी कॉलेज मुझे अलॉट होगी या कौन सी कॉलेज मुझे लेनी चाहिए, किस प्रेफरेंस में मुझे पढ़नी चाहिए। तो वो सारे में काफ़ी हेल्प हुआ था। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और निमसेट का बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी इनसे मदद हो पाएगी हम लोग इनको टाइम टू टाइम लेकर के आएंगे, आपके गाइड के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि जो है आप फुल ऑन जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन प्लान और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे फॉलो करो, स्टिक रहो। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इनको भी लाइव मीटिंग में लेकर के आऊँगा, कभी भी जब भी टाइम मिलेगा। तो बस इनसे थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, थैंक यू। सर, मैं आपको अपने सपोर्ट सिस्टम से मिलाना चाहती हूँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। सर, यही है मेरे सपोर्ट सिस्टम जिसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एक्चुअली नीचे है सर। नमस्कार आंटी, नमस्कार।
और पापा हाँ नीचे आ नमस्ते जाओ। अंकल। नमस्ते नमस्ते। तो देख लो पूरी फैमिली आप इनके साथ है, तो सक्सेस, छोटी छोटी सक्सेस अपने फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर बांटो। देखो आप थोड़ी सी भी सक्सेस पाते हो ना, इन फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही बहुत जितना जितना इनकी तारीफ करे उतना कम है। तो आप लोग हमारे साथ आए, बहुत खुशी हो रही है हमें। आंचल बताओ क्या इन्होंने सपोर्ट किया आपको, तो एक बार और सारे स्टूडेंट्स को बताओ, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है। एक बार आप बताओ कि क्या क्या इन्होंने। तो काफ़ी सपोर्ट देते थे, नहीं हो जाएगा आराम से करो। जब मेरे मतलब एक होता है ना हेडेक, नहीं हो पाएगा, इतनी सारी कंपटीशन है, कैसे होगा नहीं होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करता था, तभी मैं मतलब फिर से प्रिपरेशन पे गेयर अप कर पाती। आप लोग भी कुछ बताओ अंकल, आप लोग को क्या क्या देना चाहते हो, कोई टिप्स दे दो। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हाँ बताओ अपनी तरफ से। हमारी बच्ची जो है मेहनती थे, और जब मेहनती थे तो हम इसको और सपोर्ट करने लगे कि नहीं तुम बेहतर करोगी, और जहाँ तक है कि जो भी संभव है हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम अच्छा से मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। तो इसने वैसा झारखंड मैं देखता हूँ झारखंड बिहार में, क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, तो झारखंड बिहार में ये एक मिथ होती है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं अपने पेरेंट्स। तो उन पेरेंट्स को भी आप बता दो कि लड़कियां भी बहुत अच्छी कर सकती है, बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो एक बार आप उन पेरेंट्स को भी बता दो, जैसे आपने सपोर्ट किया। लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती नहीं है, खासकर बिहार और झारखंड में ये बहुत है ये। तो आप उनको बताओ कि आपने कैसे इनको ऊपर तक पहुँचाया, यहाँ तक आपका बहुत बड़ा रोल रहा। क्या करनी मतलब है क्या, जो लड़की जात को आगे बढ़ाना चाहिए, बेटा को करना चाहिए, लेकिन बेटी को भी उसी दर्जा पे रखना चाहिए, क्योंकि बेटी बेटा एक ही होता है। जहाँ से बेटा है वहाँ से बेटी है। ऐसा दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, हम तो सबको यही बोलना चाहेंगे कि बेटी जितना बेटा पे ध्यान देते हैं उतना बेटी पे भी ध्यान दिया दे। उसको पैर पे खड़ा कीजिएगा, बेटी को नहीं कीजिएगा, बेटी को भी कीजिए, क्योंकि आगे बच्चा के भविष्य में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर पैर पे खड़ा रहेगी सर ना, तो अपने बलबूते चल सकती है आगे, कोई टेंशन इसको नहीं होगा। अगर पेरेंट्स नहीं भी रहे दुनिया में तो उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा, अपना पैर पे खड़ा रहेगी तो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए सर तो लड़की लड़का में कोई भेद ना रखे, और लड़का लड़की दोनों को अच्छा एजुकेशन दे, और उसको पैर पे खड़ा करके ही पेरेंट्स निश्चिंत हो जाए। और हमारा देश है, और मेरा देश आगे बढ़े सर, बोले हाँ, गर्ल भी आगे बढ़े, बॉय भी आगे बढ़े। मैं तो यही है बोलना। और सर मेरी बेटी मेहनती बहुत थी सर, हम जो इसको आगे बढ़ाए ना सर, ये बहुत मेहनती थी। हम देखते थे बहुत रात तक पढ़ती थी, बहुत मैंने पढ़ाई पे बहुत इसका लगाव था, देखते थे। तब सोचे जब ये मेहनत कर सकती है तो क्यों नहीं हम इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए हम इसको आगे बढ़ाए सर, और आगे बढ़ी भी, मेहनत भी की, सक्सेस भी हुई, और आगे अब देखिए सर भगवान की मर्जी। और अभी बहुत लंबा रास्ता है, अभी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट इनको ग्रैब करनी है, बहुत बड़ी कंपनी में भी जाना है। तो अभी बस जिस मेहनत से आपने निमसेट क्रैक किया, इसी मेहनत को लगे रहना, इसी मेहनत के साथ आगे भी बढ़ना। जितना हम लोगों से सपोर्ट हो पाएगा, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। और एक अच्छी जो लास्ट सेकेंड ईयर के बाद कंपनी आती है, आपको क्रैक करना ही करना है, उसके बाद फिर से हम आपको बुलाएंगे। और सक्सेस स्टोरी उस टाइम पे, मेन सक्सेस स्टोरी जो अचीव होगी, एक अच्छी कंपनी जब आपको मिलेगी। क्योंकि देखो निमसेट क्रैक करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक पड़ाव होता है, हर फेज़ होता है। एक फेज़ आपने पार कर लिया, अब दूसरे फेज़ पे आप लगन से मेहनत करना, टाइम पास ज़्यादा मत करना। कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर है, मैं समझ सकता हूँ, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा, मैं भी भोपाल में ही हूँ, जहाँ भी सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। समर वेकेशन चल रहा है अभी, आप एंजॉय करो। आइए जो वहाँ से छुट्टी में, तो अभी भी मैंने दिन पढ़ने में ही रहती है, कोडिंग वोडिंग करती ही रहती है। ये नहीं कि आइए घूमने के लिए तो घूमेंगे फिरेंगे करेंगे, एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं करती है, मेहनत ही करती है। तो सर बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा। बच्चा अगर मेहनत करता है तो लगता है कि हम भी सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा लगता है। बच्चे अगर सक्सेस करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि हम भी सक्सेस कर रहे हैं। तो यही बात है कि हम इसकी तरफ से निश्चिंत हैं, लेकिन और आगे देखिए कितना अच्छा से कर सकती है। लेकिन मेहनत तो बहुत अच्छा से कर रही है, यही बात है सर। मेहनत कर रही है, मेहनत का फल इनको मिला है, आगे और मिलता ही चला जाएगा। तो थैंक यू आंचल, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। थैंक यू सो मच, और जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे आकर। थैंक यू सो मच सर, आई आल्सो फील ग्रेटफुल टू मीट यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।